हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने जा रहे हैं एक नया मेथड जिसका नाम है एलयू डिकम्पोजिशन मेथड टू सॉल्व द सेट ऑफ लीनियर इक्वेशंस। जब भी हम सेट ऑफ लीनियर इक्वेशंस की बात करते हैं तो इक्वेशंस आपको प्रॉब्लम में कुछ इस तरह से दिए रहेंगे। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि तीन इक्वेशन दिए हुए हैं, जिसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3। और तीनों इक्वेशन को यूज करके हमको x1, x2, x3 इन अननोन वैल्यूज को फाइंड आउट करना है, जो हर एक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। कभी कभी ये अननोन वैल्यूज का नोटेशंस कुछ अलग तरीके से भी प्रॉब्लम में दिया हो सकता है, जैसे कि x हो सकता है, y हो सकता है, तीसरा वेरिएबल z हो सकता है। दूसरे इक्वेशन में भी सेम टाइप के वेरिएबल हो सकते हैं, तीसरे इक्वेशन में सेम नाम के वेरिएबल हो सकते हैं। तो जैसा प्रॉब्लम दिया हुआ रहेगा उस टाइप के वैल्यूज को हमको फाइंड आउट करना है। बट ऐसे टाइप के इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए अलग अलग मेथड्स अवेलेबल हैं, जिसमें से आज हम देखने वाले हैं जिसका नाम है एलयू डिकम्पोजिशन मेथड। तो सबसे पहले इस मेथड को सॉल्व करने से पहले हमको कि ऊपर के इक्वेशंस का नोटेशंस फॉर्म क्या हो सकता है। जैसे कि आप देख सकते हो कि ऊपर जो तीन इक्वेशन दिए हुए प्रॉब्लम में, इसी को सॉल्व करने के लिए कुछ मेथड अप्लाई करेंगे और मेथड को समझने के लिए हम इसको नोटेशन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर x1 के साथ यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 1 होगा, 1x1, 1x1 है, 1x1। सो इसको हम बोल सकते हैं a11। यहाँ पे जो भी 1 रहेगा उसको हम बोल सकते हैं a12, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। यहाँ पे जो भी 1 रहेगा 1x3, इस 1 को हम बोल सकते हैं a13 एलिमेंट। सेकंड लाइन पे जो 1 है उसको हम बोल सकते हैं a21, दैट इज कॉल्ड एज सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम का 1। थर्ड रो में जो सेकंड रो में सेकंड जो एलिमेंट है 2, इसको हम बोल सकते हैं a22 एंड सो ऑन। तो इस तरह से हम नोटेशन फॉर्म में इस पर्टिकुलर इक्वेशंस को या सेट ऑफ इक्वेशंस को लिख सकते हैं। और इसी को देखने के लिए हम इसको और एक शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं, वो कुछ इस तरह से दिखेगा। इसको हम बोल सकते हैं a इंटू एक्स इक्वल टू बी, जहाँ पर a का मतलब है कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, जो कुछ इस तरह से दिखेगा। जहाँ पर आप देख सकते हो जिसका मतलब a है, a मतलब कि आपका कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है। आपका अननोन मैट्रिक्स जो है, जिसको बोलते हैं अननोन वैल्यूज, इसका वैल्यूज है x1, x2, x3, जो x से हम इंडिकेट कर रहे हैं। और जो b मैट्रिक्स है, जिसको बोलते हैं मैट्रिक्स ऑफ कॉन्स्टेंट्स, जो प्रॉब्लम में दिए हुए, इसको इस तरह से हम इंडिकेट करते हैं। तो एलयू डिकम्पोजिशन मेथड को सीखने से पहले ये एक शॉर्ट नोटेशन आपको याद रखना होगा। अब जब हम एलयू डिकम्पोजिशन बोलते हैं तो कोई भी मैट्रिक्स उसी मैट्रिक्स के लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होता है। ये बात आपने याद रखना चाहिए, जिसको हम इस तरह से कुछ इंडिकेट कर सकते हैं, जैसे a इक्वल टू यल इंटू यू, जहाँ पर a का मतलब है ओरिजिनल मैट्रिक्स जो अपनी प्रॉब्लम में दिया हुआ है, इज इक्वल टू उसी मैट्रिक्स का लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इंडिकेटेड बाय यल, एंड उसी मैट्रिक्स का अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो इंडिकेट होता है यू से। यल एंड यू ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, जिसका मल्टीप्लिकेशन वही ओरिजिनल मैट्रिक्स होगा। इसको नोटेशन फॉर्म में अगर हम देखेंगे तो वो कुछ इस तरह से दिखेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो ए मैट्रिक्स इंडिकेटेड बाय a11, a12, a13 एंड सो ऑन, और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इंडिकेट हो रहा है 1 0 0, L21 0 1 0, L31 L32 1। सो यहाँ पे एक देखने जैसी बात ऐसी है कि डायगोनल एलिमेंट लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में जो होगा वो इंडिकेट करेंगे आप 1 1 1 एलिमेंट से, और उसके ऊपर के एलिमेंट्स जो रहेंगे वो 0 0 रहेंगे। ऑब्वियसली लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इस तरह से दिखेगा। बट और एक चीज़ ध्यान देने जैसी ऐसी है कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो आप 1 1 1 रखते हुए u11, u22 एंड u33 रखें, और उसके नीचे के एलिमेंट्स ऑब्वियसली 0 0 रहेंगे। ये जो वैल्यूज़ है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो हम नोटेशन फॉर्म में यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको हमको 1 by 1 फाइंड आउट करना है। And once we find out this, then this problem can be solved in two phases, and by using that we can have the values for unknown x1, x2 and x3. अगर हमने लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया तो उसका लिखने का जो ढंग होगा वो कुछ इस तरह का होगा। आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर कि
ए मैट्रिक्स जो है वो ओरिजिनल मैट्रिक्स, अगर हम इस दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, इसका कॉम्बिनेशन अगर करेंगे 1 मल्टीप्लाई बाई u11, 0 मल्टीप्लाई बाई 0 एंड 0 मल्टीप्लाई बाई 0, तो इसका कॉम्बिनेशन जो मिलेगा हमको वो मिलेगा u11 एंड दैट इज इक्वल टू दिस a11। तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो a11 है उसका वैल्यू क्या रहेगा, इक्विवेलेंट टू u11। उसी तरह से a12 इस एलिमेंट का वैल्यू जो है वो दैट इज इक्वल टू द मल्टीप्लिकेशन कॉम्बिनेशन ऑफ द फर्स्ट रो ऑफ द लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड सेकंड कॉलम ऑफ द अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, जिसको हम इस तरह से बोल सकते हैं 1 मल्टीप्लाई बाय u12, 0 मल्टीप्लाई बाय this u22 and 0 multiplied by this 0, and that will give you this u12. The last element will be the combination of the first row and the third column. So यहाँ पे हम बोल सकते हैं 1 multiplied by u13, 0 multiplied by u23 and 0 multiplied by u33. इसका जो वैल्यू आएगा ये आएगा u13, so that is u13। उसी तरह से हम देख सकते हैं कि ये a21 जो एलिमेंट है, जो यहाँ पर सेकंड रो में आपको दिख रहा है, दिस वन a21 जो एलिमेंट है, a21 जो है इट इज सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम का कॉम्बिनेशन। तो लोअर ट्रायंगुलर का सेकंड रो एंड अपर ट्रायंगुलर का फर्स्ट कॉलम, इसका कॉम्बिनेशन जो भी रहेगा दैट विल गिव यू द वैल्यू दिस वन। सो L21 multiply by u11 that you can see here, and 1 multiplied by this 0, and this 0 multiplied by 0, it is 0, so it will be after all L21 and u11. In similar way we can find out a22 element its equivalent value from this lower and upper triangular matrix, where इसका कॉम्बिनेशन जो रहेगा सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं L21 मल्टीप्लाई बाई u12 and then 1 multiplied by this u22 and 0 multiplied by this 0, and that will give you this element, and this is equivalent to this a22. In similar way we can find out the value a23, its equivalent. Its equivalent is second row of the lower triangular matrix and third column of the upper triangular matrix. Here you can have L21 multiplied by u13, then 1 multiplied by this u23 and this 0 multiplied by this u33. So that can be seen in the last value, and this value is equivalent to this a21 that we can say. And the last values of the coefficient matrix also can be found out by the combination of the third row and then first column, and similar for the third row and the second column and the third row and the third column. In this way we can find out this value and this value in notation form. इतना बेसिक प्रिपरेशन के बाद LU डिकम्पोजिशन का एक्चुअल प्रॉब्लम जो है, जहाँ पर हमको x1, x2, x3 का वैल्यू फाइंड आउट करना है, वो दो अलग अलग इक्वेशन को यूज़ करके हम फाइंड आउट करेंगे। उसमें से पहला इक्वेशन जो है वो इस तरह से दिखेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो L मल्टीप्लाई बाय Z इक्वल टू B, ये पहला इक्वेशन है जिससे कि हम Z का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इसको बोलेंगे हम Z1, Z2 एंड Z3, जहाँ पर हमको लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ऑलरेडी पता रहेगा और B मैट्रिक्स ऑलरेडी हमारे प्रॉब्लम में दिया हुआ है। तो ये रहेगा आपका Z मैट्रिक्स और ये रहेगा आपका B और ये है आपका L मैट्रिक्स। L मैट्रिक्स इज ऑलरेडी नोन, B मैट्रिक्स इज ऑलरेडी नोन एंड Z मैट्रिक्स वी हैव टू फाइंड आउट। हाउ कैसे सॉल्व करेंगे ये हम आगे के पार्ट में देखेंगे। और एक इक्वेशन का जरूरत हमको पड़ेगा जो कुछ इस तरह से रहेगा ux इक्वल टू z, जहाँ पर हमको u का वैल्यू ऑलरेडी मालूम रहेगा, z का वैल्यू ऑलरेडी इस स्टेप से मिलेगा हमको, एंड x1, x2, x3 का वैल्यू फाइनली हम फाइंड आउट करेंगे। अब हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन कैसे आया। इसके लिए हम पहले से स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे हम बोलेंगे आपको ax इक्वल टू b, ये अपना पहला इक्वेशन था, जहाँ पर हमने पहले से आपको बोला हुआ है कि कोई भी मैट्रिक्स A उसी मैट्रिक्स के L और U, दैट इज लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और अपर ट्रायंगुलर्स का कॉम्बिनेशन होता है, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि A इज इक्वल टू ऑलवेज इक्वल टू इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ और इट इज अ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इट्स लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, जिसको हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। In place of A we can substitute L into U into this X is equal to B,
ऐसे हम लिख सकते हैं, जहाँ पर हम बोल सकते हैं और एक वैल्यू अननोन वैल्यू हम पुटअप करेंगे जिसको हम बोलेंगे यू एक्स इक्वल टू जेड। तो इन दिस इक्वेशन हम पुट करेंगे यू एक्स इक्वल टू जेड। तो यू एक्स की जगह पर हम पुट करेंगे दिस इज जेड। सो हमारा सेकंड इक्वेशन यहाँ से फाइंड आउट होता है। सो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि यल इंटू जेड, इन प्लेस ऑफ दिस यू एक्स यू कैन पुट जेड एंड दैट इज इक्वल टू बी, ऐसे हम बोल सकते हैं, राइट। सो एल जेड इक्वल टू बी एंड यू एक्स इक्वल टू जेड, ये हम बोल सकते हैं। तो ये इक्वेशन हो गया अपना, दिस इज मे बी फर्स्ट इक्वेशन। तो पूरा प्रॉब्लम हमको दो फेजेस में सॉल्व करना है। सबसे पहले अपना कॉन्सेंट्रेशन रहेगा टू सॉल्व दिस इक्वेशन। सो वही इक्वेशन यहाँ पे हमने लिखा हुआ है। तो पूरा प्रॉब्लम दो फेजेस में सॉल्व होगा। फर्स्ट फेज इज व्हाट, टू सॉल्व एल जेड इक्वल टू बी एंड सेकंड इज टू फाइंड आउट द यू एक्स इक्वल टू जेड। तो एल जेड इक्वल टू बी विल गिव यू द आंसर ऑफ Z1, Z2 एंड Z3। और सेकंड इक्वेशन जहाँ पे है जिसको हम यू एक्स इक्वल टू जेड बोलेंगे, यहाँ पे हमको मिलेगा वैल्यूज ऑफ x1, x2 एंड x3 जो हमको फाइंड आउट करना है। अब हम अपना प्रॉब्लम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। जो प्रॉब्लम इस तरह से है, यहाँ पे दिया हुआ है कि सॉल्व द फॉलोइंग सेट ऑफ इक्वेशन यूजिंग एलयू डिकम्पोजिशन मेथड, जहाँ पे आपको तीन इक्वेशंस और तीन वेरिएबल दिए हुए हैं, जहाँ पे x1, x2, x3 ये जो है अननोन वेरिएबल्स है जिसका वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। एंड दिस इज कॉल्ड एज अ सेट ऑफ इक्वेशन और सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। इस सेट ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम ऊपर का जो थ्योरी है अभी तक का देखा हुआ, उसके तहत ऐसे बोल सकते हैं कि ये जो सॉल्यूशन है इसका, ये जो इक्वेशंस है इसमें से ए मैट्रिसेस जो है वो क्या हो सकता है, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। कोएफिशिएंट जो है आप देख सकते हो 1, 1 एंड 1, देन 1, 2, 2 एंड 1, 2, 3 इज ए मैट्रिक्स। आप देख सकते हो इक्वेशन में यहाँ पर आपको मिलेगा एक, यहाँ पे मिलेगा आपको एक, यहाँ पे मिलेगा एक। तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज 1, 1, 1 in the first row, and in the second row you can have here 1, 2 and 2. So that is why we have here 1, 2 and 2. In the third row we have 1, 2 and 3. That is why we have 1, 2 and 3. एंड दी कोएफिशिएंट मैट्रिक्स तो ये हो गया। और अननोन मैट्रिक्स जो रहेगा वो रहेगा आपका x1, x2, x3, जिसको हम इस x मैट्रिक्स से इंडिकेट करते हैं। तो x1, x2 एंड x3। और आपका b मैट्रिक्स जो है वो रहेगा 5, 6 एंड 8, दैट इज इंडिकेटेड बाय 5, 6 एंड 8। ऊपर हमने जितना भी थ्योरी पढ़ा है उसके हिसाब से हम ऐसा बोल सकते हैं कि ए मैट्रिक्स जो है वो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का कॉम्बिनेशन है। इस तरह से हम बोल सकते हैं। जो हम इस तरह से लिखा है पहले भी हमने, ए इज इक्वल टू लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड अपर ट्रायंगुलर का ये मल्टीप्लिकेशन है। तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि ए मैट्रिक्स जो है जो आपको दिख रहा है इधर, तो यहाँ से ये जो मैट्रिक्स है ये मैट्रिक्स है इसी मैट्रिक्स का लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और इसी मैट्रिक्स का अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन। और इसको हम जब नोटेशन फॉर्म में लिखेंगे तो इसी तरह से हमको लिखना है। हियर वी कैन हैव लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स 1, 0, 0, देन L21, 1, 0 एंड L31, L32 एंड 0, जहाँ पे आप देख सकते हो कि डायगोनल एलिमेंट्स ऑलवेज मस्ट बी 1। और उसी तरह से अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो रहेगा उसके डायगोनल एलिमेंट्स में कुछ नोटेशंस रहेंगे और लोअर ट्रायंगुलर जो रहेगा वैल्यूज वो दोज आर जीरोस। अब इसके बाद हमको फाइंड आउट करना है ऑल द नोटेशंस का वैल्यूज, ऑल द नोटेशंस L21, L31, L32, ऑल जो भी अननोन्स है ये अननोन्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है और वापस हमको इधर पुटअप करना है। इन अननोन्स को फाइंड आउट करने के लिए हमने जैसे ऊपर से देखा था कि जो भी मैट्रिक्स है वो मैट्रिक्स लोअर ट्रायंगुलर और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होता है और जिसके वैल्यूज हमने इस तरह से कुछ फाइंड आउट किए। इस पर्टिकुलर इक्वेशन में हम इस कोएफिशिएंट मैट्रिक्स के हर एक वैल्यू को इस पर्टिकुलर नोटेशन फॉर्म से इक्वेट करेंगे और ट्राई करेंगे हर एक अननोन के वैल्यू को फाइंड आउट करने का। जस्ट लाइक दिस 1 इज इक्विवेलेंट टू दिस u11, दिस फर्स्ट एलिमेंट हियर, दिस फर्स्ट एलिमेंट हियर। उसी तरह से ये वाला 1 जो है इट इज इक्वल टू दिस u12, ये वाला 1 जो है इट इज इक्विवेलेंट टू दिस 1 दैट ऑलरेडी वी हैव फाउंड आउट। और हर एक प्लेस का एलिमेंट उसी प्लेस के एलिमेंट से हम क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो भी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के पूरे एलिमेंट्स है और अपर ट्रायंगुलर्स के पूरे एलिमेंट्स है, इसको हमारा फाइंड आउट करना है, पहला टारगेट है। ऊपर के मैट्रिक्स में आप देख सकते हो कि
u11 is equal to this one, that is why u11 equal to 1, u12 equal to this one, that is why you can say that u12 equal to this one, and then u13 equal to this one, that can be equated. So हम बोल सकते हैं कि u11, u12, u13 इन वैल्यूज को हम इस तरह से लिख सकते हैं. So those are equal to what? u111, u122 and u13 equal to 1. ऐसा हम बोल सकते हैं. तो बाकी के वैल्यूज को फाइंड आउट करने के लिए हम कुछ इस तरह से लिखेंगे. इसके बाद हम आएंगे सेकंड रो पर. सेकंड रो पर आप देख सकते हो L21, U11 and this should be equated to this one, and that can be shown in calculation something like this. See, L21 U11 equal to 1, और इस पे हम U11 का वैल्यू पुटअप कर सकते हैं जो हमने पिछले स्टेप में सॉल्व किया था, जिसका वैल्यू है 1. हम जैसे 1 रखेंगे तो L21 का वैल्यू मिल गया हमको 1. उसी तरह से हम सेकंड एलिमेंट जो है दिस सेकंड एलिमेंट, इसका प्लेस है सेकंड रो सेकंड कॉलम, इसको फाइंड आउट करने के लिए इस पर्टिकुलर एलिमेंट को हम इस 2 से इक्वेट करेंगे. तो वो दिखेगा कुछ इस तरह से, राइट. सो इट इज L21 U12 प्लस U22 इक्वल टू 2. तो यहाँ पर जो भी नोन वैल्यूज है वो पुटअप करो और बाकी का जो एक अननोन वैल्यू वो आपको फाइंड आउट हो जाएगा. जैसे कि इस प्रॉब्लम में यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे L21 का ऑलरेडी वैल्यू हमने फाइंड आउट किया 1, एंड U12 इसका भी वैल्यू हमने फाइंड आउट किया, इट इज़ 1, एंड प्लस U22 इज इक्वल टू 2. तो इस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 दैट बिकम 1, एंड प्लस दिस U22 इक्वल टू 2, एंड दैट इज वाई U22 इक्वल टू 2, एंड दिस 1 goes on this side, it become -1 and it becomes U22 equal to 1. इसी तरह से हम आखिरी एलिमेंट जो है सेकंड रो का, इसको भी इक्वेट कर कुछ नया वेरिएबल्स का वैल्यू को फाइंड आउट करने का कोशिश करेंगे. जैसे कि दिस एलिमेंट विल बी इक्वेटेड टू दैट 2, सो वी कैन जस्ट ऐड हियर समथिंग लाइक दिस. सो तीसरा एलिमेंट जो भी रहेगा वो एलिमेंट जो है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में वो आपको कुछ इस तरह से दिखेगा, इस तरह से आपको दिखेगा. और इसको हमने इक्वेट किससे किया? इस 2 से इक्वेट किया. और जहाँ भी कोई भी नॉन वैल्यूज़ है उसका वैल्यू हम पुटअप करके किसी अननोन वैल्यू का वैल्यू पुटअप फाइंड आउट कर रहे हैं. इसका मतलब है कि U23 का जो वैल्यू है हमको 1 मिला. इन सिमिलर वे बाकी के जो अननोन वैल्यूज़ है उनका भी वैल्यूज़ हम फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि तीसरे रो में प्रेजेंट है. जो फर्स्ट वैल्यू तीसरे रो का, एंड सेकंड वैल्यू एंड थर्ड वैल्यू, इसको हम रेस्पेक्टिवली दिस 1 और 2 और 3 से क्या करेंगे? इक्वेट करेंगे और इसको फाइंड आउट करने का कोशिश करेंगे. जैसे हम इसको फाइंड आउट करेंगे तो ये वैल्यूज़ आप देख सकते हो, दिस वैल्यूज़ विल बी इक्वल टू दिस. सो आप कैलकुलेट करना चाहिए अपने नोटबुक में और इसके वैल्यूज़ कंफर्म कीजिए. सो इसके वैल्यूज़ आपके इस तरह से मिलेंगे. इन पूरे अननोन के वैल्यू को फाइंड आउट करने के बाद हम LU डिकम्पोजिशन मेथड के एक्चुअल इक्वेशंस को यूज़ करेंगे. तो 2 इक्वेशन है हमने जो पहले बोला था, उसमें से पहला इक्वेशन जो है वो L इंटू Z इक्वल टू B, जहाँ पर L का मतलब होता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और Z का मतलब होता है अननोन वैल्यू का मैट्रिक्स Z1, Z2, Z3, और B का मैट्रिक्स का मतलब होता है आपका कांस्टेंट का मैट्रिक्स. सो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं. यहाँ पर आप देख सकते हो कि लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हमने जैसे नोटेशन फॉर्म में लिखा उसी तरह से लिखा. Z मतलब कि आपका रहेगा Z1, Z2, Z3, जिसको हमको फाइंड आउट करना है इस इक्वेशंस के थ्रू. B1, B2, B3 मैट्रिसेस ऑलरेडी आपके पास दिया हुआ है. अब सभी वैल्यूज जो भी हमने फाइंड आउट किया लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के नोटेशंस के और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के नोटेशंस के, हम इन पर्टिकुलर कैलकुलेशंस में यूज़ करेंगे. तो अब ये वाला जो मैट्रिसेस है वो जब वैल्यूज को हम फिल करेंगे वो इस तरह से दिखेगा. यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स है, जो अननोन वैल्यूज़ है, उसको पुटअप किया और बी मैट्रिक्स जो है उसके वैल्यूज़ को भी पुटअप किया, जिससे कि हमको Z1, Z2, Z3 का वैल्यू मिलेगा. तो यहाँ पे आप देख सकते हो तो Z1 का वैल्यू जो फाइंड आउट होगा वो कुछ इस तरह से होगा कि यहाँ पे फर्स्ट रो को आप देखेंगे, ये फर्स्ट रो और यहाँ का जो फर्स्ट कॉलम है इसका कॉम्बिनेशन आपको 5 देगा, राइट. जैसे कि हम बोल सकते हैं यहाँ पे Z1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस
Z2 multiply 0 plus Z3 multiply 0, it will give you the value of 5. And here you can have, here it is 0 and this is 0. This is why we can have Z1 equal to how much? It is 5. In similar way, we can find out the rest of the values for Z2 and Z3 also. In the similar way, the rest of the values can be found out. That is, you can see here, यहाँ पे आप देख सकते हो Z1 का वैल्यू फाइंड आउट हुआ, Z2 का वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो. दिस इज Z2. हाउ दिस इज फाउंड आउट हियर? द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस 1 multiplied by Z1, 1 multiplied by this Z2 and 0 multiplied by Z3, that we can see here, and equal to this 6. And by making the equation rearrangement, we can just calculate the value for Z2 equal to 1. In similar way, we can see that this 1 multiplied by this Z1 plus this 1 multiplied by Z2 and 1 multiplied by Z3 equal to 8, that we can see in the last line. So here, by putting the values of Z1 and Z2, we can find out the value for Z3, and that will be equal to 2. So एक बार Z1, Z2, Z3 का वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया, उसके बाद हम प्रॉब्लम का दूसरा फेज देखेंगे जहाँ पे हमको एक्चुअल x1, x2, x3 का वैल्यू आपको मिलेगा, जिसको हम इस तरह से देख सकते हैं. सेकंड इक्वेशन अपना था, हमने जो कैलकुलेट किया ux इक्वल टू z, जहाँ पर हमने अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का जो भी नोटेशन फॉर्म है इसको इस तरह से लिखा था. x का वैल्यू जो रहेगा x1, x2, x3, z1, z2, z3 ये क्या रहेगा आपका z मैट्रिक्स रहेगा, जो हमने अभी अभी फाइंड आउट किया है. ये सभी वैल्यूज़ को हम पुटअप करेंगे जैसे कि हमने पुराने या ऊपर हमने जो कैलकुलेट किया अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के वैल्यूज़ और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के वैल्यूज़. अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के वैल्यूज़ जो रहेंगे वो हमने 1 1 1 1 1 1 एंड 1 1 ऐसे हमने फाइंड आउट किया था. ये हम जहाँ के वहाँ पुटअप करेंगे. और x1, x2, x3 का वैल्यूज़ अननोन है, और अभी अभी हमने z1, z2, z3 का वैल्यू फाइंड आउट किया. दोज आर 5 एंड 1 एंड 2 जो हमने यहाँ पे पुटअप किया. अगेन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के प्रोसीजर के थ्रू हम x1, x2, x3 के वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं, जो इस तरह से दिखेंगे. तो आप देख सकते हो जो लास्ट इक्वेशन है वो हमको x3 इस टर्म का वैल्यू देगा, इस वेरिएबल का वैल्यू देगा. लास्ट इक्वेशन में आप देख सकते हो कि लास्ट इक्वेशन मल्टीप्लाई बाय दिस फर्स्ट कॉलम ऑफ द x वेक्टर, दिस x वेक्टर, दिस विल गिव यू जस्ट कॉलम, सॉरी, this will give you this column, this will give you this 5, not 5, this will give you this 2. So here 0 multiplied by x1, 0 multiplied by x2 and 1 multiplied by x3, that is equated to this 2. So here we will get the value for x3 equal to 2. In the similar way, we can just go with the second row and the first column. Second row, first column means what? This second row of the matrix and the first column of this matrix will give you this 1. So here we can go with 0 multiplied by x1, 1 multiplied by x2 and 1 multiplied by x3, right? So here we are equating with 1. That is why we are getting the x2 value equal to -1. In the similar way, we can get the value for x3 by the combination of x1 by the combination of this first row and the first column, right? So 1 multiplied by x1, that is 1 multiplied by x1, 1 multiplied by x2, that is 1 multiplied by x2, then 1 multiplied by x3, that is x3, and by putting the values of x3 and x2, we are getting equal to what? x2 equal to x1 equal to 4. By mistake it is 1 2, it is x1 equal to 4. So the final answer for this problem will be x1 equal to 4, then x2 equal to -1 and x3 equal to 2. So this is how you have to solve the whole problem of LU decomposition method. मेजरली यहाँ पर आपको देखना है कि आपको ये जो बेसिक्स है, ऊपर का जो बेसिक्स जो पार्ट है, दैट वी शुड बी क्लियर विद. तो जब भी आपको इक्वेशंस दिया हुआ रहेगा, इसको आप दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड करेंगे. इसको आप बोलेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. एक बार आपने ये लिखा तो इसको नोटेशन फॉर्म में लिखिए. नोटेशन फॉर्म में लिखने के बाद इसको मल्टीप्लाई भी कर लीजिए. दिस इज द मल्टीप्लिकेशन स्टेप्स, एंड देन अप्लाई दीज टू इक्वेशंस, दैट इज LZ इक्वल टू B एंड UX इक्वल टू Z. ये अप्लाई करने के बाद आपका x का वैल्यू मिलेगा. तो इस प्रॉब्लम में हमने वही शो किया. यहाँ पे हमने A मैट्रिक्स को अलग से लिखा हुआ है, यहाँ पर हमने A मैट्रिक्स को अलग से लिखा हुआ है इस तरह से. इसको बोलते हैं हम कोएफिशिएंट मैट्रिक्स. x के मैट्रिक्स को लिखा और B के मैट्रिक्स को लिखा.
और इसको नोटेशन फॉर्म में लिखा। तो नोटेशन फॉर्म में लिखने के बाद हमको कौन से वैल्यूज़ मिलेंगे, इस तरह के वैल्यूज़ मिलेंगे कुछ। तो यहाँ पर हम नोटेशन फॉर्म में लिखा है इसको, इसके ऊपर से हमने इसको मल्टीप्लाई करके रेस्पेक्टिव लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के वैल्यूज़ को फाइंड आउट किया। एक बार वो फाइंड आउट हो गया तो हमको सिर्फ काम इतना ही बचा रहेगा कि दो इक्वेशन में बाकी के पूरे अननोन्स को पुटअप करो, जिससे कि हमको क्या मिलेगा, Z1 Z2 Z3 का वैल्यू मिलेगा इस फर्स्ट इक्वेशन से। एंड देन सेकंड इक्वेशन में वही वैल्यू को अगर पुटअप करेंगे हम तो हमको x1 x2 x3 का वैल्यू मिलेगा। तो पूरे प्रॉब्लम में दो ही इक्वेशन इंपॉर्टेंट है। पहला वाला जो इक्वेशन है वो आप ध्यान में रखेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको बोलेंगे हम LZ इक्वल टू भी। और सेकंड इक्वेशन जो है जो आपको ध्यान में रखना है, इसको हम बोलेंगे Ux इक्वल टू Z। तो बाकी का जो पार्ट है दैट पार्ट इज प्रिपरेशन फॉर दिस टू इक्वेशंस। और ये प्रिपरेशन के लिए हमको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का थ्योरेटिकल कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। थैंक यू फॉर दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।